Hello students, welcome to Government Commerce College MCOM Final EAFM पेपर थर्ड इंडियन बैंकिंग सिस्टम भारतीय बैंकिंग प्रणाली चैप्टर भारत में सहकारी बैंक सब पॉइंट प्राथमिक सहकारी साख समितियां प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में साख संस्थाओं का अभाव शुरू से चलता आ रहा है और वर्तमान में भी यह अभाव अभी भी बना हुआ है। संगठित ग्रामीण क्षेत्रों में वांछित साख सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप देसी बैंकर, साहूकार आदि का ग्रामीण साख में अत्यधिक महत्व बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 1954 में गठित अखिल भारतीय सर्वेक्षण साख समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि एकमात्र विकल्प है इस समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक सहकारी साख समितियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज देश में प्राथमिक सहकारी साख समितियों की संख्या सर्वाधिक हो गई है। अब ये प्राथमिक सहकारी साख समितियां जो होती हैं उनकी स्थापना क्यों की गई है? उनकी स्थापना इसलिए की गई है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 70% भाग की आय डिपेंड करती है। तो पूरे भारत में जो भी उद्योग धंधे चलते हैं, जो सेवा क्षेत्र चलते हैं और जो भी अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट होता है, उसके पीछे कृषि का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कृषि ही एक ऐसा आजीविका का साधन होता है जो हमारे उद्योग धंधों के लिए तथा हमारी जनता के खाने के लिए अनाज उपलब्ध करवाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उपलब्ध करवाता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उपलब्ध करवाने के साथ साथ यह रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन बना हुआ है। हिंदुस्तान में, भारत में कृषि का विकास अगर हो जाता है और कृषि अच्छी हो जाती है तो हमारी राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। यदि हमारी कृषि किसी वर्ष खराब हो जाती है या आवश्यकतानुसार उत्पादन नहीं हो पाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय आय कम हो जाती है तथा हमें विदेशों की कृषि पर निर्भर होना पड़ता है और विदेशों से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मंगवाना पड़ता है, जो हमारी आय विदेशों में चली जाती है। इसलिए एग्रीकल्चर ही एक ऐसा साधन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों के लिए आजीविका, उनका जीवन यापन और उनके रोजगार का साधन बना हुआ है। तो भारत सरकार के द्वारा समय समय पर ये कृषि के विकास के लिए अहम कदम उठाए जाते हैं, अहम फैसले लिए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आज भी अगर किसी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखते हैं तो हमारे किसानों के पास उच्च गुणवत्ता युक्त तकनीकी संसाधन नहीं है, उच्च गुणवत्ता युक्त खाद नहीं है और बीज भी नहीं है और उनके लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो इसके लिए किसान किस पर निर्भर करें और किस पर अपनी आय का अधिकार जमाने का प्रयास करें? तो किसान जो होते हैं वो सरकार से लोन मिलने में बहुत बड़ी समस्या होती है, बैंकों से लोन मिलने में बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अच्छे प्रॉपर्टी डीलर, जिसको पुरानी भाषा में कहा जाए तो इसको गैर संस्थागत साख संस्थाओं के नाम से जाना जाता है, और उनका उदाहरण है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बोहराजी, लैंडलॉर्ड पार्टी, सांवरिया सेठ, बनिया, सुनार, दुकानदार, जागीरदार, जमींदार, चौकीदार, लंबड़दार, ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन समय से ही बिजनेस करते आ रहे हैं, इकोनॉमिक बिजनेस करते आ रहे हैं। वो धन का लेन देन करते आ रहे हैं। और वो धन का लेन देन कैसे करते हैं कि यदि किसी किसान को धन की आवश्यकता होती है तो वो इनके पास धन लेने के लिए जाता है और वो कम से कम 2 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति मंथ के हिसाब से उनसे ब्याज वसूल करता है और उसके ऊपर भी चक्रवर्ती ब्याज लगा देता है। और चक्रवर्ती ब्याज लगाने के कारण
किसान पैसा तो बहुत कम लेता है, जब उसका भुगतान करता है तो उसकी पूरी की पूरी खेती उसके ब्याज में चली जाती है। तभी तो कहते हैं कि किसान का बेटा ब्याज में जन्म लेता है, ब्याज में ही पलता है, बड़ा हो जाता है और ब्याज चुकाते चुकाते मर जाता है। तो ब्याज उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने भी समय समय पर अनेक कदम उठाए। उसी में से पहले एक कदम ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख समितियाँ, सहकारी कृषि साख समितियाँ खोली गई। लेकिन सहकारी कृषि साख समितियाँ भी क्या करती हैं कि जिनकी अच्छी आय होती है, अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, अच्छा गांव में बोलबाला होता है, तो उनको सारे के सारे ये एग्रीकल्चर फाइनेंस सुविधाएं प्रोवाइड करवा देते हैं। जबकि गरीब किसान होते हैं उनको ये फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए थोड़े से संकुचित होते हैं और ऐसा करने के लिए कतराते हैं। तो ये है, भारत में आज भी एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए सहकारी कृषि साख समितियों की आवश्यकता तो है, विकास भी है और स्थापित भी है। लेकिन जो वास्तव में जिनको लोन की आवश्यकता हो उन्हें लोन देने के लिए ये साख समितियाँ पीछे हट जाती हैं, जबकि जिनको लोन की आवश्यकता नहीं होती है उनको ये लोन दे देते हैं। तो ये है हमारी वर्तमान धरातल के ऊपर कृषि सहकारी साख समितियों की वर्तमान पोजीशन। अब इसकी आती सदस्यता, मेंबरशिप। प्राथमिक सहकारी साख समितियों की सदस्यता निजी व्यक्तियों के हाथ के लिए खुली एवं स्वैच्छिक होती है। कोई भी 10 वयस्क व्यक्ति मिलकर समिति की स्थापना कर सकते हैं। यह लोग आपस में किसी न किसी प्रकार से एक रूपता रखते हैं। यह आवश्यक होता है, जैसे एक ही गांव के निवासी हो अथवा एक ही तरह का व्यवसाय करते हों आदि। सहकारी पंजीयक कार्यालय में पंजीयन के पश्चात समिति अपना वैज्ञानिक रूप ले लेती है। कोष एवं प्रबंधन, फंड एंड मैनेजमेंट। प्राथमिक सहकारी साख समितियां मूल रूप से साख प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने के लिए ही विकसित और निर्मित होती हैं। यह अपना धन संग्रहण, सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, संचित कोष तथा वृत्त स्तरीय कृषि साख समितियां आदि से जमाएं स्वीकार करती हैं। इसके अतिरिक्त ऋण एवं अनुदानों के माध्यम से इन समितियों द्वारा कोष संग्रहित भी किया जाता है। प्राथमिक सहकारी साख समितियों की प्रबंध व्यवस्था लोकतंत्र पर डिपेंड करती है। साधारण सभा सर्वशक्तिमान होती है। साधारण सभा में एक व्यक्ति एक मत के आधार पर कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है, जो प्रबंध संबंधी निर्णय लेती है। कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि साधारण सभा द्वारा की जाती है। इसके कुछ कार्य भी आते हैं, फंक्शन। प्राथमिक सहकारी साख समितियों का मुख्य कार्य अपने सदस्यों को साख सुविधा उपलब्ध करवाना होता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा कई अन्य प्रकार के कार्य भी किए जाते हैं, जो ग्रामीण व्यवस्था तथा कृषि में सुधार संबंधित होते हैं। इन समितियों के प्रमुख कार्यों का विवरण इस प्रकार से है, जैसे नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विस्तार करना। इन सहकारी साख समिति की स्थापना हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, और ये अपना कार्य करने का प्रयास भी करते हैं। नंबर 2, अपने सदस्यों को साहूकारों तथा महाजनों के ऋण भार से मुक्त करवाना। भारत सरकार का भी एक यही अहम टारगेट रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित देसी बैंकर्स के चंगुल में फंसे हुए ग्रामीण किसानों को बचाना। और ग्रामीण किसानों को बचाने के लिए ये सहकारी साख समितियों की स्थापना की गई है। और इन सहकारी साख समितियों में किसान आकर के अपनी सदस्यता हासिल करके और लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड पार्टियां होती हैं, बोहरा और बणिये, सुनार, इनसे इनके चंगुल से बचाने का कार्य किया जाता है। नंबर 3 आता है ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, क्योंकि
जिन व्यक्तियों के पास आय से अधिक पैसे, जिन व्यक्तियों के पास खर्चे से अधिक आय होती है, उसके पास से धन इकट्ठा करके उसको कुछ ब्याज की सुविधा प्रदान कर दें और उसे उसका धन को हम सुरक्षा के रूप में अपने पास रख लेते हैं, समितियों के अंदर रख लेते हैं, और जिसके पास धन की आवश्यकता हो उसको धन को दिया जा सकता है, ताकि ना तो उसका काम रुक सके और ना उसके पास एक्स्ट्रा खर्चा हो सके। नंबर 4, अपने सदस्यों में विकास के प्रति जागृति तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। सहकारी साख समितियाँ जो होती हैं वो जो उसमें सदस्य बन जाते हैं उनके विकास के लिए अथक प्रयास करते हैं। नंबर 5, सदस्यों में स्वयं सेवा, सहयोग भावना तथा मितव्ययता की आदत का विकास करना। सदस्य जब बन जाते हैं तो ये एक अपने आप में परिवार की तरह बन जाता है, और परिवार की तरह बन जाता है तथा एक दोस्ती की तरह भी कार्य करते हैं। इसमें सभी एक दूसरे की हेल्प करने का प्रयास करते हैं। जिस व्यक्ति को ज़्यादा किसी धन की आवश्यकता हो तो उस व्यक्ति को अधिक से अधिक धन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह व्यक्ति किसी दूसरे के पास हाथ न फैलाए। इस प्रकार प्राथमिक सहकारी साख समितियां अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर उनके विकास में सहायक होती हैं। साथ ही सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन भी करती हैं। प्रगति। प्राथमिक सहकारी साख समितियां तथा साख समिति की स्थापना के पश्चात ही तीव्र गति से ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं पहुंचने लगी। प्राथमिक सहकारी साख समितियों की स्थिति राज्यानुसार भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। कुछ राज्यों में यह समितियां अत्यधिक सफल हुई हैं तो कुछ राज्यों में इन समितियों को बंद भी करना पड़ा है। अब इनके संचालन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो समस्याएं कैसे हैं, जैसे नंबर 1 है प्राथमिक सहकारी साख समितियों ग्रामीण साख हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, किंतु इनके समक्ष कई अनेक समस्याएं हैं, जिसके फलस्वरूप यह समितियां सफलतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाती हैं। तो वो समस्याओं में नंबर 1 आता है प्राथमिक सहकारी साख समितियों के समक्ष अनुभवी कार्यकर्ताओं का अभाव। जो प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लैंग्वेज के साथ रह कर के और उनके आचार विचार संस्कार को पहचानते हुए कार्य किया जाए तो ये सहकारी साख समितियां बहुत अधिक विकसित हो सकती हैं, जिनका अभाव एक अनुभवी कार्यकर्ताओं में रहता है। नंबर 2, इन समितियों में लोकतंत्रीय व्यवस्था अत्यधिक कमजोर है तथा कुछ प्रभावी लोग ही समस्त निर्णय ले लेते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो व्यक्ति इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपने भाषण के द्वारा, अपने कार्य की शैली के द्वारा सारा का सारा डिसीजन खुद के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं तथा अन्य व्यक्तियों को उसके सामने आने भी नहीं देते हैं। नंबर 3, यह समितियां अपने सदस्यों में से जमाएं स्वीकार करने में विश्वास की कमी के कारण असफल रहती हैं। अपने सदस्यों में जमाएं स्वीकार करती हैं लेकिन सदस्य इन जमाओं के प्रति विश्वास कम कर पाते हैं, तो इसलिए असफल हो जाती है। नंबर 4, इन समितियों की समक्ष वित्त की कमी होती है, जिसके फलस्वरूप यह पर्याप्त ऋण देने में असमर्थ होते हैं। अब इनकी स्थापना ऋण प्रदान करने के लिए होती है, तो यदि इनके पास में वित्त अधिक से अधिक मात्रा में होगा तो ये सफल हो जाएंगी। अगर इनके पास में वित्तीय संसाधन नहीं होंगे तो फिर ऋण कहाँ से देंगे। नंबर 5, सहकारी साख समितियों के सामने अनुत्पादक आश्तियों की गंभीर समस्या होती है तथा ऋण वसूली की स्थिति अत्यधिक निराशाजनक होती है। सहकारी साख समितियों के अंदर सबसे मोटी समस्या होती है कि जिस व्यक्ति को, जिस किसान को लोन दे दिया जाता है वो व्यक्ति उस लोन का पुनर्भुगतान नहीं करते हैं। तो ऐसे में इन सहकारी साख समितियों के पास में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA की समस्या बढ़ने लग जाती है और इसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो किसानों के पास में धन इतना नहीं होता है कि वो लेने के बाद उसका भुगतान करते हैं। दूसरा पॉलिटिकल अप्रोच ऐसी आ जाती है कि जो धन उधार ले लेते हैं तो उनको जानबूझ के नहीं चुकाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं सरकार हमारे द्वारा लिए गए धन को माफ़ कर सकती है। इस अपेक्षा में वो धन चुकाते ही नहीं है, जिससे ये सहकारी साख समितियों की स्थिति खराब हो जाती है। नंबर 6 नेक्स्ट,
यह समितियां राजनीतिक प्रभाव से पीड़ित होती हैं तथा स्थानीय राजनीति पर हावी रहती हैं। अब राजनीति तो हर किसी को ही प्रभावित करती है और हर किसी को पीड़ित भी करती है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति, ग्रामीण अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो जितना ज़्यादा बोल देता है उसी के प्रति विश्वास करने लग जाते हैं और उसी का बोलबाला बन जाता है। तो ये राजनीतिक प्रभाव के कारण ये बैंक आगे नहीं चल पाते हैं। अब इसकी सफलता के लिए सुझाव भी हमको देने पड़ेंगे। सुझाव कौन कौन से हैं उसको भी देखते हैं। प्राथमिक सहकारी साख समितियों के समक्ष जो गंभीर समस्याएं हैं उनके निवारण हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1, प्राथमिक सहकारी साख समितियों को अपनी संपूर्ण संरचना में सुदृढ़ता लानी होगी तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा। नंबर 2, यह समितियां अपनी ऋण नीति को व्यवस्थित करें तथा केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान करें। इन समितियों द्वारा वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त करने हेतु जमाएं संग्रहित करना अति आवश्यक है। नंबर 4, अनुत्पादक आस्तियों की समस्या के निराकरण हेतु ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए तथा समय पर भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि एनपीए की प्रॉब्लम क्रिएट न हो। नंबर 5, इन समितियों में व्याप्त दलबंदी, भेदभाव, राजनीतिक आदि को समाप्त कर आपसी सहयोग से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए। तो ये था हमारा प्राथमिक सहकारी साख समितियों का एक शॉर्ट रूप। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो इसको उसी प्रकार से ही बताना है। धन्यवाद।